बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्लस्टर एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टर एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टर एनालिसिस इज़ टू क्लासीफाई preferably a large number of respondents, cases, individuals, objects into a meaningful and desired number of groups called clusters on the basis of data on their one or more quantitative characteristics. मीन्स जो respondents हैं या cases हैं, cases के ऊपर एक या ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डेटा मौजूद है। ऑब्वियसली केसेस के सामने जो जितने कॉलम्स होते हैं, इसका मतलब उतने ही एस्पेक्ट्स के ऊपर उनका डेटा मौजूद होता है, ठीक है ना। चाहे वो एक कॉलम का डेटा मौजूद हो, दो का हो, तीन का हो, जितने उनकी बुनियाद पे, किसी एक की बुनियाद पे या सारों की बुनियाद पे हम उन लोगों को, उन केसेस को ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखें यहाँ पे एक कमेंट बनता है, वो है कि क्लस्टर एनालिसिस इज कंपेरेबल टू फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो जब वेरिएबल्स को स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रुप्स में बांटते थे उसको फैक्टर्स बोलते थे। और आज हमने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑन दीज वेरिएबल फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, केसेस, इंडिविजुअल्स। हैंस interchanging the terms cases and variables, the definition of one of these two techniques makes it a definition of the other, ठीक है। तो अगर हमने फैक्टर्स को के ग्रुप्स बनाने हैं, ज़्यादा वेरिएबल्स के थोड़े ग्रुप्स बनाने हैं, तो इस काम को हम कहेंगे फैक्टर एनालिसिस। अगर हमने ज़्यादा लोगों को कुछ ग्रुप्स में बांटना है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्लस्टर एनालिसिस। सैम्पल साइज़ रिक्वायरमेंट में जैसे वो कॉमरे एंड ली का मैंने आपको रेफरेंस दिया था, तो इसमें एज सच उन्होंने लिखा कि अनलाइक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ थंब अवेलेबल फॉर क्लस्टर एनालिसिस। लेकिन बहरहाल एक रूल ऑफ थंब अवेलेबल है, वो ये हमने इन लाइनों में स्टेट किया, लेकिन आपके लिए इसको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अजम्पशंस में इसकी कोई अजम्पशंस ऐसा सच नहीं है, जैसे कि नॉर्मेलिटी की अजम्पशन होती है, लीनियरिटी की होती है, होमोजिनिटी, इसकी कोई ऐसी सच कोई नहीं है। लेकिन नो आउटलायर्स इफ डिटेक्टेड मस्ट बी रिमूव्ड प्रायर टू द रन ऑफ क्लस्टर एनालिसिस। तो नो आउटलायर इसकी एक अजम्पशन हो सकती है। बाकी आपने इस टेक्निक को पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन आपने अपने फील्ड ऑफ स्टडी में, आपने जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उन सिनेरियो के अंदर आपने इसकी एप्लीकेशन एक बतानी है कि आपके फील्ड ऑफ स्टडी में, आपके एक्सपीरियंस सिनेरियो में क्लस्टर एनालिसिस हाउ कैन हेल्प यू, ठीक है। तो क्लस्टर एनालिसिस डिफरेंट तरीक़ों से रन होता है। इसमें 2 स्टेप भी है, के मीन्स भी है, हायरार्किकल क्लस्टर्स भी है। तो आज हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग को हमने परफॉर्म करना है, ओके। हायरार्किकल क्लस्टर्स की एग्जांपल एसपीएसएस में रन हुई है। यहाँ देखें, इसमें एक आईडी जो कि स्ट्रिंग हो उसका होना लाजमी है। ये देखिए, एक आईडी है। उसके बाद आप एज की बुनियाद पे लोगों को ग्रुप में बांट रहे हैं, ड्यूरेशन की बुनियाद पे, ट्रीटमेंट की टाइम पे, रिजल्ट की बुनियाद पे, ये किस तरीके से बांट रहे हैं, ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। तो हमने एज के लिहाज से बांट रहे हैं, और आईडी जो है उनकी वो स्ट्रिंग आईडी अवेलेबल होगी। तो यहाँ ये मेंशन है, वेरिएबल टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग होगा, इसका कहीं पे जिक्र आ सकता है, ये आप ज़हन में रखें। जिन लोगों को ग्रुपों में बांटना है क्लस्टर एनालिसिस के अंदर, उनको एक स्ट्रिंग आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। नेम को स्ट्रिंग बनाया हुआ हो आपने, या किसी रोल नंबर को स्ट्रिंग बनाया हुआ हो, ये लाजमी है। ये देखें, जैसे आईडी है, ये बाकी सारे आपके वेरिएबल्स हैं वो न्यूमेरिक टाइप के हैं, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आगे आ जाता है मेन्यू बटन्स। तो मेन्यू बटन्स में प्लीज़ आप जाएँ, देखें, एनालाइज, क्लासीफाई, हायरार्किकल क्लस्टर, ये आपके मेन्यू बटन्स हैं। एनालाइज, क्लासीफाई, हायरार्किकल क्लस्टर्स। सो क्या करना है कि हायरार्किकल क्लस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। हमने एज के लिहाज से लोगों को डिवाइड करना था, तो एज को मैंने लेफ़्ट से राइट पे फेंक दिया, ठीक है। और जो आईडी आपकी होती है ना, जो स्ट्रिंग आईडी होती है,
तो उसको आपने लेफ्ट यहाँ पे लेबल केसेस बाय वाले ये स्लॉट में आपने फेंकना है। स्ट्रिंग आईडी का ये होता है कि इसमें 3 सर्कल्स होते हैं, साथ में ए लिखा हुआ आता है। ओके, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स वाला जो मेन्यू बटन था दबाया, तो वहाँ एग्लोमरेशन शेड्यूल को आपने करना है, चेक करना है इस बॉक्स को, ठीक है। और इसके बाद प्लॉट वाला जो आपका पुश बटन है, यहाँ देखिए पुश बटन आपका प्लॉट वाला भी था, स्टैटिस्टिक्स वाला भी था। तो प्लॉट वालों में आपने ले जाके डेंडोग्राम को क्लिक करना है, ठीक है। बाकी मेथड वाला बटन और सेव वाला बटन आपने अनटच रहने देना, ओके का बटन दबाना है, तो आउटपुट रन होकर ये एग्लोमरेशन शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। एग्लोमरेशन शेड्यूल में अगर आपके बारे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ डिपिक्टेड बाय द एग्लोमरेशन शेड्यूल, तो आपने कहना है कि कौन सा केस किस ग्रुप में कब कहाँ गया। तो ऑल दिस इज़ टोल्ड इन एग्लोमरेशन शेड्यूल। पहले देखें आप 6 और सबसे पहले 6 और 41 आपस में मिले, ठीक है। और 6 और 41 के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, देखें आगे 27 लिखा हुआ है। तो बाकी 27 स्टेप में जाके वो फर्दर किसी से मिलते हैं। ये देखें 28 और 32 ज़्यादा क्लोज़र होने की वजह से, कम डिस्टेंस होने की वजह से एक दूसरे से मिले। फिर छठे स्टेप में मिले, छठे स्टेप में ये ग्रुप ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। फिर क्या हुआ, 28 और 32 में से 28 ने 20 के साथ उसको साथ में आपने शामिल किया, इस तरह करके है। तो एग्लोमरेशन शेड्यूल या ना शोज़ द केसेस विच जॉइन ऑन स्टेज 1 एंड ऑनवर्ड्स टू मेक क्लस्टर्स। तो कौन किसको मिल रहा है, किस स्टेज पे मिल रहा है और फर्दर किस स्टेज पे जाके मिल रहा है, ये सारा एग्लोमरेशन शेड्यूल में बताया जाता है। ठीक हो गया। तो आप देखें ये जो 6 और 41 आपस में मिले थे, उनकी एज बिल्कुल सेम थी, इसलिए वो सबसे पहले आपस में मिले हैं, जो कि एग्लोमरेशन शेड्यूल में क्लियर हो रहा था। राइट। अब ये उसी की कुछ एग्जांपल्स हैं एग्लोमरेशन शेड्यूल की, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आइसिकल प्लॉट है। आइसिकल प्लॉट का इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त देखें हमारे पास मेरा ख़्याल है ये 38 के करीब लोग हैं। तो आपने इनको 2 ग्रुपों में बांटना है, ठीक है। तो ये कुछ बार्स, वाइट बार्स बने हुए हैं। तो आपने एक ऐसी लाइन लगानी है जिसके ऊपर से गुजरता हुआ एक ही वाइट बार हो। ये देखिए, जब एक ही गुजरता हुआ वाइट बार होगा तो इस बार के लेफ्ट पे एक क्लस्टर होगा और जो इस तरफ है वो दूसरे क्लस्टर में चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 3 ग्रुपों में बांटना है तो आप ये कोशिश करें कि इस एक ऐसी लाइन लगाएं जिसके ऊपर से सारे निकालते हुए 2 वाइट बार्स हो, यानी कि 2 वाइट बार्स हैं, तो अब आपके पास 3 क्लस्टर बन जाएंगे। तो एक इस के राइट साइड पे ये जो 42, 39, 35 वगैरह ये सारा एक क्लस्टर बन गया। इन दोनों बार्स के दरमियान जो है ये वाले ये दूसरा क्लस्टर बन गया, और इस बार के जो लेफ़्ट पे है ये तीसरा क्लस्टर बन गया। अगर आपने 4 बनाने हैं तो आपने इस तरीके से लाइन लगानी है कि 3 बार जो है ना इनके ऊपर से सर निकालें। जैसे ये एक बार ऊपर निकल रहा है, इसके ऊपर से निकल रहा है, एक के ऊपर से 3 निकल रहे हैं। तो जब 3 इसके ऊपर से जा रहे हैं तो ये देखें 4 क्लस्टर बन जाएंगे। ये जो लोग हैं ना 9, 40, 21, 14, 18, 38 ये एक क्लस्टर में आ गए, और ये जो थे ये दूसरे क्लस्टर में आ गए, ये वाले यहाँ तक, ठीक है। और फिर आगे लाइन आ गई, फिर ये एक क्लस्टर में आ गए, फिर इस तरफ ये सारे जो हैं वो एक क्लस्टर में आ गए। तो जितने ग्रुप्स में आपने बांटना है लोगों को, केसेस को, तो अगर आपने 2 ग्रुप्स में बांटना है तो एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं जिसके ऊपर से सिर्फ एक बार गुजर रहा हो, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो ये देखें, अगर आपने 2 क्लस्टर बनाने थे तो क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 में जो केसेस आ रहे हैं ये ऊपर से फिगर से देके बता दिए गए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने ज़्यादा क्लस्टर बनाने हैं, बस ये जो लाइन है देखें हेल्प कर रही है 1, 2, 3, तो ये 4 क्लस्टर बनाने में हेल्प कर रही है। और ये जो लाइन है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 क्लस्टर बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आप जितने चाहें आप क्लस्टर बना सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। और जी, अब इसके अलावा हम डेंडोग्राम की मदद से भी ये काम करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में।